नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 9 मार्च, आज के दिन मायावती इंडिया गठबंधन में आने वाली थी। आज के दिन एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला था और इंडिया गठबंधन मजबूत होने वाला था। लेकिन रातों रात ऐसा समीकरण बदला, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का एक फोन आया मायावती के पास और सारे समीकरण बदल गए और उन्होंने सुबह ही ट्वीट कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन या किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे, अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई मोर्चा भी नहीं बनाएंगे, थर्ड फ्रंट, तीसरा मोर्चा भी नहीं बनाएंगे, बल्कि पूरे देश में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज के लोग हमेशा साथ देते आए हैं और आगे भी साथ देंगे। आज बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती ने यू टर्न रातों रात कैसे ले लिया। सीटें भी सुनिश्चित हो गई थी कि किन किन सीटों पर इंडिया गठबंधन में मायावती चुनाव लड़ेगी। 25 सीटें तय हुई थी और इनमें 8 सीटों पर बात चल रही थी जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी। अखिलेश यादव से मायावती से बात चल रही थी 8 सीटों पर नहीं और 25 सीटों पर समझौता हो गया था। लेकिन करंट लगा, अमित शाह को उन भनक लगी कि मायावती 9 मार्च को शामिल हो रही हैं इंडिया गठबंधन में, और उन्होंने रातों रात खेला बिगाड़ दिया। लेकिन आपको पता ही है कि कोई भी राजनेता अपने पत्ते सार्वजनिक नहीं करता है। कथनी और करनी में सभी राजनेताओं में अंतर होता है। कथनी जो होती है, जो सामने बोला जाता है, ट्वीट किया जाता है या भाषण दिया जाता है, वह पूरा सच नहीं होता, वह अर्ध सच होता है। तो क्या माना जाए कि मायावती का ये अर्ध सच है उनका ट्वीट? बिल्कुल। और वे सही समय के इंतजार में हैं। पता नहीं कैसे उन्हें समझ लिया गया था कि वो 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी सकुशल। हमें नहीं विश्वास था और हमें जो लगता था वही हुआ। अमित शाह, नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहते कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, बल्कि उसे ख़त्म करने, उसे तोड़ने, उसे जर्जर बनाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं और कर रहे हैं। और मायावती को इंडिया गठबंधन से दूर रखना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन से मायावती जुड़ जाएंगी और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर मायावती का बहुजन समाज में कुछ न कुछ जनाधार है और वहां पर भारी चपत लगेगी भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए न तो नरेंद्र मोदी मायावती को अपने एनडीए गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं और न इंडिया गठबंधन में शामिल होने देना चाहते हैं। लेकिन मायावती को भी पता है, अगर वह किसी गठबंधन से नहीं जुड़ती हैं तो उनका जो हश्र 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, उससे बुरा हश्र हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और मायावती यह भी जानती हैं कि जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लागू होती है, तब तक ये बंदर घुड़की सीबीआई, ईडी, आईटी की दिखा करके उनसे अपनी बात मनवाते रहेंगे मोदी और शाह। लेकिन जिस दिन चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू कर देगा, तिथियों की घोषणा कर देगा,
उस दिन से इनका सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक भी खत्म हो जाएगा और मायावती एक बहुत बड़ा धमाका करेंगी और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, मोदी और शाह की बंदर घुड़कियों के बावजूद। क्योंकि मायावती को पता है कि इंडिया गठबंधन उन्हें जो सम्मान दे रहा है, उन्हें जितनी सीटें दे रहा है और उन्हें जिस तरह से प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाना चाहता है और जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनाने की बातें कही जा रही हैं, इससे मायावती अगर इंडिया गठबंधन में आती हैं तो न सिर्फ प्रधानमंत्री बनेंगी बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के सपनों को भी साकार करेंगी। और इस सपने को वो बहुत समय से देख रही हैं। 2019 के चुनाव में भी जब अखिलेश यादव से गठबंधन किया था तो उन्होंने कहा था कि किसी दलित महिला को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। 2019 का चुनाव जीतने के बाद उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी इतना शक्तिशाली पार्टी है कि उसके सामने मायावती कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने मन की बात रख दी थी। लेकिन आज मायावती मन की बात रख नहीं रही हैं, बल्कि मन की बात मन ही में दबाए हुए हैं, भूली नहीं है। और जब समय आएगा तो धमाका होगा आचार संहिता लागू होने के बाद, और मायावती के मन की बात, इंडिया की मन की बात से पूरा देश रूबरू हो जाएगा। हमें कतई नहीं विश्वास है कि मायावती ने अपने से ट्वीट किया है। यह ट्वीट दबाव डाल करके कराया गया है अमित शाह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस ट्वीट से इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग, इस देश के बहुजन समाज के लोग, खास करके दलित समाज के लोग जितना आक्रोशित हैं, जितना निराश, हताश, परेशान लग रहे हैं आज, उसे भी मायावती अच्छी तरह से समझ रही हैं। और अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आचार संहिता के बाद भी नहीं जाएगी, उसे पूरी संभावना है, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, बीएसपी के वजूद पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और हो सकता है कि मायावती का जो 12% वोट बैंक बचा हुआ है वह भी धराशायी हो जाए और 4-5% पर आ जाए, क्योंकि दलित समाज के लोग भी उन्हें माफ नहीं करेंगे अगर वह इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगी। तो आज दलित समाज चाहता है, दलित समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज, 85% बहुजन समाज चाहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी, एससी, एसटी हो। ओबीसी तो कोई ऐसा चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है। एक नीतीश कुमार थे, वो फिर से पलटू राम बने और पलट गए, बीजेपी में चले गए। और अब कोई दावेदार ओबीसी का रह ही नहीं गया है कि वह इंडिया गठबंधन में दावेदारी पेश कर सके, इंडिया गठबंधन का चेहरा बने। अखिलेश यादव हैं, नहीं करेंगे दावेदारी, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, जिसमें 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, और उस 63 में भी कई दूसरे दलों को जो उनके साथ हैं उन्हें भी देना है। अगर मायावती आ जाएंगी तब ये 63 का आंकड़ा घट करके 20-24 तक आ जाएगा और मायावती को भी सीटें देनी पड़ेंगी। इसलिए अखिलेश यादव भी ओबीसी का होने के बावजूद सपना नहीं देख सकते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है इंडिया के द्वारा। अगर मायावती नहीं जाएगी इंडिया गठबंधन में, तब भी इंडिया गठबंधन एक का चेहरा एक दलित ही होगा, एक बुद्धिस्ट ही होगा, एक अंबेडकरवादी ही होगा, और वह शख्स हैं कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे। हमें लगता है कि कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी। 15 जनवरी को
कांशीराम का जन्मदिन है। अगर 15 जनवरी के पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी तो 15 जनवरी के दिन ही मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी और उन्हें उसी दिन प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से मायावती की बात पहले ही हो चुकी है, डील पक्की है। सिर्फ बंदर घुड़की के आधार पर ट्वीट किया है आज का, और यह बंदर घुड़की आचार संहिता के बाद काम नहीं आएगी। तो जो लोग निराश हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए। सही वक्त आने पर चोट करेंगी, गरम तावे पर चोट करेंगी मायावती, क्योंकि मायावती के जीने मरने का प्रश्न है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगी तो यह उनके जिंदगी का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, और यहां तक कि बहुजन समाज के वजूद को बचा पाने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगी। आधे से ज्यादा वजूद खत्म हो ही चुका है। कहां 33% वोट प्रतिशत था 2007 में मायावती का, और अपने बूते सरकार बनाती हैं, 5 साल चलाती हैं। उसके बाद 2022 में 33% से वह वोट बैंक घट करके 22% पर, 23% पर आ गया। 10% सीधे जंप किया नीचे की ओर। और 2022 में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उनका 10% वोट बैंक और घट गया और अब 12% पर है। मायावती अगर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी तो यह 12% घट करके 4-5% पर आ जाएगा। जाटव वोट जो लगभग 10% है, 11% माना जा सकता है, उसमें भी कमी हो जाएगी। आधे से ज्यादा वोट जाटवों के भी वोट मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो मायावती इस चुनावी गणित को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और मायावती की जिज्ञासा आज से नहीं, वैसे हर नेताओं में जिज्ञासा होती है शीर्ष पदों पर बैठने की, लेकिन प्रधानमंत्री पद तो बहुत बड़ी चीज है। और एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पेशकश किया था कांशीराम से कि हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तो कांशीराम ने इनकार कर दिया था। सबसे बड़े संवैधानिक पद को लेने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने कहा था, अगर बनाना चाहते हो तो हमें प्रधानमंत्री बनाइए, हम राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। मायावती का भी विचार कांशीराम से ही मिलता जुलता है और उन्हीं की शिष्या हैं। राष्ट्रपति बनना इन्हें कबूल नहीं होगा, प्रधानमंत्री, सिर्फ प्रधानमंत्री बनना ही कबूल होगा। और यह सपना उनका भारतीय जनता पार्टी साकार नहीं कर सकती है। वक्त की नजाकत है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उनके इस सपने को साकार कर सकता है, लेकिन मायावती को इसके लिए सबसे पहले डर को त्यागना होगा। और बहुजन समाज की अगर हितैषी बनती हैं तो बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इंडिया गठबंधन में आना होगा। पिछले 10 सालों में बहुजनों के साथ कितना अत्याचार हुआ, कितना जुल्म हुआ, आपने अच्छी तरह से देखा, पढ़ा और सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दलितों पर हमला हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमारे दलित भाइयों को गोली मत मारिए, हमें गोली मार दीजिए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। और आज 2014 से लेकर के आज तक दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न रुका नहीं। SC ST कानून तक निष्प्रभावी हो गया है।
कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दलितों पर उत्पीड़न, अत्याचार, शोषण, बलात्कार आप देख रहे हैं। हाथरस की लड़की जिसके साथ गैंग रेप हुआ था, हत्या हुई थी, वह भी दलित ही थी। ऐसी तमाम दलित बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न, बलात्कार हुआ है। शादी के समय कोई भी दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, कोई भी दलित मूछें नहीं रख सकता। आज भी ये घटनाएं देखने में आ रही हैं कि शादी की घोड़ी पर चढ़ने के बाद उन्हें मार दिया जाता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है सरेआम। और भारतीय जनता पार्टी उन बलात्कारियों का साथ देती है। हाथरस की गुड़िया जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ की पुलिस के मुखिया ने कहा था कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, झूठ है। लेकिन सीबीआई ने साबित कर दिया और मुकदमा चल रहा है। कब तक चलेगा मुकदमा, दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, वर्ण व्यवस्था उसके दिमाग में भरी रहेगी, हिंदू राष्ट्र उसके मन में भरा रहेगा, इस देश को की साझा संस्कृति को नष्ट करने की विचारधारा उसके अंदर पनपती रहेगी, तब तक इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी का कल्याण नहीं हो सकता है। विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को। विकसित भारत की तो बात करती है, लेकिन मनुस्मृति युग में ले जाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसे आरएसएस के सपनों को साकार करना है। ऐसे में मायावती को यह सब आभास है, जो होने जा रहा है उसकी आहट है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती है। मोदी और शाह की बंदर घुड़की के आगे, सीबीआई, ईडी, आईटी के आगे, लेकिन उन्हें भय त्यागना होगा। लालू और तेजस्वी यादव ने भय त्याग दिया और राष्ट्रीय जनता दल को खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के खिलाफ, और लगभग पूरा बिहार का दौरा करके, पदयात्रा करके पूरे बिहार को मोटिवेट करके अपने फेवर में कर लिया है तेजस्वी यादव ने। बिहार से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया जा रहा है, और जितनी बड़ी रैली 3 मार्च को हुई है बिहार में, उतनी बड़ी रैली सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारत में देखने को आज तक नहीं मिली है। 10 लाख से भी ज़्यादा बिहार और बिहार से बाहर के लोग रैली में शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन की रैली थी। उसी तरह की रैली लखनऊ में क्या नहीं की जा सकती है? मायावती सारे भय त्याग करके आचार संहिता लागू होने के बाद अगर शामिल हो जाती हैं इंडिया में, तो उसी तरह की रैली लखनऊ में आयोजित होनी चाहिए। लखनऊ ही नहीं, सभी बड़े राज्यों में आयोजित होनी चाहिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रखी है, 100% सीटें अपने झोली में डाल रखी है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर इस तरह की रैलियां आयोजित करने और वहां की जनता को जगाने का काम किया जाना चाहिए। मायावती को सोचना चाहिए कि जिस बहुजन समाज के लिए जिंदगी भर लड़ाई उन्होंने लड़ा है, आज वही बहुजन समाज फिर से हजारों साल की गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, और अभी उसकी प्रताड़ना, उसका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। यहां तक कि संविधान को भी खत्म करने की बात चल रही है। प्रधानमंत्री का कार्यालय से अगर संविधान को खत्म करने की बात लिखी जा रही है अखबार में, और उसका खंडन नहीं किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री का सलाहकार अगर कह रहा है कि संविधान बेमतलब हो गया है,
संविधान आउट ऑफ डेट हो गया है, इसे बदला जाना चाहिए, बदला जाएगा, तो इसका मतलब है कि संविधान खतरे में है। संविधान की प्रतियां कौन जला रहा है? बीजेपी और भगवा गैंग के लोग ही तो जला रहे हैं। जंतर मंतर पर कितनी बार संविधान जलाया गया, लेकिन जलाने वालों को दंड मिला? नहीं मिला। हिंदू राष्ट्र के लिए कितनी कस्में खाई जा रही हैं भगवा गैंग के द्वारा, किसी को सजा मिली? नहीं मिली। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के मन में है, जो मोहन भागवत के मन में है, उस बात को अगर कोई बोल देगा, संविधान खत्म करने की बात कोई बोल देगा, तो कैसे उसे दंडित किया जा सकता है? संविधान को जलाने की बात संविधान को खत्म करना ही है। अगर संविधान को किसी ने जला दिया तो उसे कैसे दंडित किया जा सकता है? आज यह देश दो ध्रुवों में बटा हुआ है। एक दलित आंदोलन, अंबेडकरवादी आंदोलन है, जिसे पूरा ओबीसी समाज लेकर के आगे बढ़ रहा है, और दूसरा मनुवादी आंदोलन है, आरएसएस का आंदोलन है कि उसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, मनुवाद का विकास करना है और इस देश के 85% लोगों को गुलाम बना करके उन्हें शूद्र बनाना है, उन्हें फिर से नीच बनाना है, उन्हें फिर से म्लेच्छ बनाना है और उनके आगे हाड़ी पीछे झाड़ू बांधना है। यह सोच है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की। अब देखिए, इन दो धाराओं की लड़ाई में मायावती किस धारा में शामिल होती हैं। मायावती जिस धारा से निकली हुई हैं, अंबेडकरवाद से निकली हुई हैं, कांशीराम की शिष्या हैं, जाहिर है कि वह तमाम संकटों के बावजूद मनुवादी विचारधारा के खिलाफ ही जाएंगी और अंबेडकरवाद की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगी और मनुवाद को परास्त करेंगी। आरएसएस और नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्र के सपने को ध्वस्त करेंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो मायावती को इतिहास नहीं माफ करेगा, बहुजन समाज भी नहीं माफ करेगा। अंत में सिर्फ 3 सवाल। मायावती अंबेडकर के संविधान को बचाने की बातें बहुत बार कह चुकी हैं और अक्सर कहती रहती हैं, तो क्या उन्हें संविधान का संकट नहीं दिखाई दे रहा है? कौन लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह नहीं दिखाई दे रहा है? और प्रकारांतर से उनकी हेल्प करना, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बने रहना, भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, क्या इससे संविधान की रक्षा हो पाएगी? कतई नहीं हो पाएगी। और मायावती को अपने असली विचारधारा पर आना ही होगा और अंबेडकरवाद को अपना करके अंबेडकर मिशन को आगे बढ़ाना होगा। अगर ऐसा करेंगी तो अपने आप ही भगवा गैंग का हिंदू राष्ट्र का सपना ध्वस्त हो जाएगा और संविधान को खत्म करने की उसकी विचारधारा को भी विराम लग जाएगा। बहुजन समाज की नेता हैं मायावती। बहुजन समाज 85% है। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं और बहुजन समाज दलित समाज के लिए रचनात्मक काम करती हैं, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा समय तक वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कट्टर अनुयायी या ऊंची जातियों के लोग या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, सिर्फ 15% हैं। अगर वो 10 साल तक बनाए रह सकते हैं ओबीसी SC/ST के वोटों को पटा करके, तो क्या मायावती सिर्फ बहुजन समाज के 85% वोटों को ले करके आगे 20 साल 25 साल तक राज नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। और इसके लिए उन्हें मनोबल दिखाना होगा, डर को त्यागना होगा, इंडिया में शामिल होना होगा। अगर मायावती ऐसा नहीं करेंगी और भारतीय जनता पार्टी के दिखाए रास्ते पर चलेंगी, तो उनकी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।